नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जो कभी भारत में ग्लैमर और सक्सेस का चेहरा था। विजय माल्या, हाँ बिल्कुल, किंग ऑफ गुड टाइम्स। वही। लेकिन फिर किंगफिशर एयरलाइंस के साथ ऐसा क्या गड़बड़ हुई कि वो देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल विवादों में फंस गए। हमारे पास विजय माल्या किंगफिशर घोटाले की दास्तान से जुड़ी कुछ डिटेल्स हैं, तो आज इसी कहानी को थोड़ा कुरेदते हैं। जी, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। हाँ, मतलब मकसद साफ है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे कैसे कितनी बड़ी एयरलाइन नीचे आ गई और बैंकों का इतना सारा पैसा वो कैसे फंस गया। सही बात है। तो शुरुआत विजय माल्या से ही करते हैं। जी। यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, उनकी वो लाइफस्टाइल और हाँ, उनकी एयरलाइन किंगफिशर। जी। तो मेरा पहला सवाल यही है, ये जो किंगफिशर एयरलाइंस थी 2005 में शुरू हुई थी, ये इतने घाटे में आखिर चली कैसे गई? क्या वजह थी? देखिए, वजहें तो कई थीं। पहली बात तो ये कि एयरलाइन चलाने का जो खर्चा होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट्स। हाँ, फ्यूल, स्टाफ, बिल्कुल, मेंटेनेंस। और भारत में तो ये और भी ज्यादा था शायद। फिर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लेवल पे भी शायद कुछ फैसले मतलब उतने सही नहीं रहे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो दिखती है वो है लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, लोन पर लोन। और हैरानी की बात आपने कही कि कंपनी घाटे में थी फिर भी बैंकों से पैसा मिलता रहा, ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। मतलब बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन लोन अप्रूव हो रहे हैं। कितना बड़ा था ये लोन अमाउंट, कुछ अंदाजा है? करीब 9,000 करोड़ रुपए। 9,000 करोड़? जी, और ये किसी एक बैंक से नहीं था, 17 भारतीय बैंकों का एक ग्रुप था, कंसोर्टियम जिसे कहते हैं। और उसे लीड कर रहा था एसबीआई? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक था। और यहाँ एक और पेचीदा बात है। क्या? माल्या ने इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी तो दी ही, और साथ में किंगफिशर की जो ब्रांड वैल्यू थी ना, मतलब कंपनी का नाम, उसकी इमेज, उसको भी गारंटी की तरह रखवा दिया, कोलेटरल का हिस्सा बना दिया। एक मिनट, ब्रांड वैल्यू मतलब हवा में एक चीज जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको गारंटी बना दिया? ये तो बड़ा अजीब है। है तो अजीब, क्योंकि ब्रांड वैल्यू एक इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति। आमतौर पर बैंक लोन देते वक्त कोई ठोस चीज गारंटी मांगते हैं, प्रॉपर्टी, मशीनें, कुछ ऐसा। तो फिर ये कैसे हुआ? यही सवाल है। किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू को गारंटी मानना, वो भी तब जब एयरलाइन खुद घाटे में जा रही थी, ये उस समय की बैंकिंग प्रैक्टिस पर, रिस्क असेसमेंट पर सवाल खड़े करता है। क्या लगता है, मतलब उनके रसूख की वजह से ऐसा हुआ? ये एक संभावना है जिसकी तरफ कई लोग इशारा करते हैं कि शायद नियमों में कुछ ढील दी गई। और फिर नतीजा क्या हुआ? 2012 में एयरलाइन बंद हो गई और कर्ज वो चुकाया नहीं गया। तो बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने फिर माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। विलफुल डिफॉल्टर, इसका आसान मतलब क्या हुआ? आसान मतलब ये कि ऐसा आदमी जिसके पास पैसा चुकाने की क्षमता तो है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं चुका रहा, नियत खराब है एक तरह से। अच्छा। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि लोन के पैसे का शायद गलत इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये कि जो पैसा एयरलाइन का ऑपरेशन या पुराने कर्ज चुकाने के लिए लिया गया था, वो शायद दूसरी कंपनियों में लगा दिया गया या फिर निजी इस्तेमाल में आ गया। अरे बाप रे, यानी जिस काम के लिए लोन लिया वो किया ही नहीं। ये तो सीधा फ्रॉड लगता है। जी, आरोप इसी तरह के हैं। और फिर मार्च 2016 में खबर आई कि माल्या देश से बाहर चले गए, ब्रिटेन। हाँ, ठीक उससे पहले कि भारतीय एजेंसियां अपना शिकंजा पूरी तरह कस पाती, वो निकल गए। बाद में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी घोषित किया गया। जी, भारत सरकार ने नया कानून बनाया था, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। उसी के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया हो। तो भारत ने उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, प्रत्यार्पण जिसे कहते हैं? कोशिश तो पूरी की। ब्रिटेन सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें भारत वापस भेजा जाए। 2018 में लंदन की एक अदालत ने फैसला भी भारत के पक्ष में दिया। तो फिर वो अब तक वापस क्यों नहीं आए? बस वही कानूनी दांव पेच शुरू हो जाते हैं, अपीलों का सिलसिला, अलग अलग कानूनी रास्ते। ये सब इतना लंबा खिंच गया कि माल्या आज भी ब्रिटेन में ही है और वो प्रत्यार्पण का विरोध कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये इंटरनेशनल मामले कितने जटिल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत पेचीदा। तो आज की तारीख में क्या स्थिति है? क्या बैंकों को कुछ पैसा वापस मिला है, कुछ रिकवरी हुई है? देखिए, माल्या ने पब्लिक में तो कई बार कहा है कि वो पूरा पैसा लौटाने को तैयार हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन शायद कुछ शर्तों के साथ। अच्छा। इस बीच भारत में जो उनकी संपत्तियां जब्त की गई थी, उनको बेचकर बैंकों और एजेंसियों ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। 7,000 करोड़? ये काफी बड़ी रकम है।
हाँ, काफी रिकवरी हुई है, लेकिन जो कुल बकाया है ब्याज वगैरह मिला के वो इससे कहीं ज्यादा है। तो पूरी रिकवरी अभी नहीं हुई है और कानूनी लड़ाई तो चली रही है। और उन पर मुख्य आरोप क्या है? कौन-कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं? मुख्य तौर पर 3 बड़ी एजेंसियां हैं। एक तो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। यानी पैसे को घुमाने फिराने का मामला। हाँ, अवैध पैसे को वैध दिखाने की कोशिश। दूसरी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी, इन सब आरोपों को देख रही है। ठीक है, और तीसरा मामला तो बैंकों का है ही, लोन न चुकाने का, विलफुल डिफॉल्ट का। समझ गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी विजय माल्या या एक एयरलाइन किंगफिशर के फेल होने की कहानी नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं बड़ी लगती है। बिल्कुल। ये मामला एक तरह से भारत में जो बैड लोन्स की समस्या है, बैंकों में जो फ्रॉड होते हैं और कभी-कभी जो लगता है कि बड़े और प्रभावशाली लोगों को सिस्टम से थोड़ी नरमी मिल जाती है, उन सब बड़ी चुनौतियों का एक सिंबल बन गया है। इसने पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े किए हैं। तो हमने आज देखा कि कैसे एक ऊंची उड़ान का सपना टूटा, कैसे हजारों करोड़ का बैंक लोन एक बुरे कर्ज में बदला और कैसे ये पूरा मामला फिर लंदन की अदालतों और प्रत्यर्पण की कोशिशों में उलझ गया। जी, और ये पूरी बातचीत एक सवाल पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या? कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है? उसकी गलतियां, उसकी महत्वाकांक्षाएं, या फिर हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में ही कुछ ऐसी कमजोरियां हैं, कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस को जन्म देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन में, कानूनी प्रक्रिया में और क्या बदलाव या क्या सख्ती लाई जा सकती है, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।